Hello, good morning students. Welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. Today I am going to start some new important basic terms of class +1 accountancy chapter 2. तो फर्स्ट न्यू बेसिक टर्म इज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस। जब हम कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप किसी से काम लेते हो, बदले में आप उसको पेमेंट करते हो। सपोज आपके पास 50 का स्टाफ है या 40 का स्टाफ है, आप उनसे काम लेते हो, मीन्स उनकी सर्विसेज लेते हो और उनको क्या करते हो? पेमेंट करते हो। तो सर्विसेज लेके बदले में जो आप पेमेंट कर रहे हो वो आपकी क्या है? एक्सपेंसेस हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम ले लेते हो लेकिन पेमेंट नहीं करते हो, तो आप सर्विसेज तो ले चुके, पेमेंट नहीं की, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सर्विसेज रिसीव्ड बट नॉट पेड। या आप ये भी कह देते हो एक्सपेंस ड्यू हो गया है, मीन्स आपने सर्विसेज का बेनिफिट ले लिया है लेकिन पेमेंट नहीं की। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर जो बुक्स बनाई जाती हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बनाई जाती हैं। सपोज करो हमने ईयर लिया, हम बुक्स बना रहे हैं 1 अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक, 31 मार्च 2017 तक। जब आप बुक्स बनाओगे उसमें आप सिर्फ मार्च तक के एक्सपेंसेस दिखाओगे और आपको ये भी पता है मार्च के मंथ की जो सैलरी होगी या मार्च के मंथ का रेंट होगा या कोई भी ऐसा एक्सपेंस होगा, आप उसकी पेमेंट क्या करते हो? पहले आप सर्विसेज लेते हो, फिर आप उसकी पेमेंट करते हो, राइट? तो अब आपने क्या किया? आपने मार्च की जो सैलरी है वो पे नहीं की, लेकिन है तो वो मार्च का ही एक्सपेंस ना, क्योंकि आप सर्विसेज मार्च में ले चुके हो। तो आप पेमेंट अप्रैल में करोगे, तो अप्रैल के मंथ में आप क्या शो करोगे कि मेरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो बिजनेस ने मतलब ड्यू तो है लेकिन पे नहीं किए हैं। तो इसको आपने क्या मानना है? आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ भी हो सकता है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपके पास फंड्स नहीं होते, तो भी ऐसा होता है। और आपने जनरली ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे अभी सैलरी नहीं मिली। वो किस लिए नहीं मिलती? कि फंड्स कम होने की वजह से भी कभी कभी सैलरी क्या हो जाती है? लेट मिल जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन पे नहीं की, वो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? हमें पे तो करने पड़ेंगे, पे नहीं किए लेकिन इन फ्यूचर पे करने पड़ेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विद इन 1 मंथ 2 मंथ मतलब विद इन 1 ईयर आपको पे करने पड़ेंगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्री, आप मोबाइल में सिम डलवाते थे, पहले कौन सा सिम डलता था? पोस्ट पेड चलता था। यस, आपका रेंट आता था कि आपने इतनी कॉल्स यूज़ की, इतनी पेमेंट आपको करनी है, बिल आता था, आपका आता था ना। आजकल क्या होता है? पहले बैलेंस डलवाया जाता है, रिचार्ज करवाया जाता है, उसके बाद आपको कॉल्स मिलती है। अब अपने मोबाइल का जो सिम यूज़ किया, आपने रिचार्ज तो करा लिया लेकिन अभी आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया। अब आप जो भी रिचार्ज कराते हो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है ना? तो प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिए और ये ड्यू हुए कि नहीं हुए। ड्यू उसको बोलते हैं जिसकी हमने सर्विसेज ले ली हो। अभी हमने उसको यूज़ तो नहीं किया ना, पूरा मंथ यूज़ करोगे तो आप जो है उसको क्या बोलोगे? नॉट ड्यू बट पेड। ड्यू नहीं हुए लेकिन पे कर दिए। अब मोबाइल के केस में तो ऐसा होता नहीं है कि अगर आपने रिचार्ज यूज़ नहीं किया तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी को कोई ऐसा एक्सपेंस, कुछ सैलरी एडवांस में दे देते हो, जैसे आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉइज़ है, वो आपको कहता है कि मेरे घर पे इमरजेंसी है, मुझे थोड़ा सा पैसा एडवांस चाहिए, तो आप क्या करोगे? उसको एडवांस में सैलरी दे दोगे, प्रीपेड दे दोगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ में उसको सैलरी नहीं दोगे। तो वो एक्सपेंस क्या था? आपने सर्विसेज नहीं ली थी लेकिन आपने उसको पेमेंट कर दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं?
प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड एक्सपेंस सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, नॉट ड्यू बट एक्सपेंसेस इज पेड इन एडवांस। वैसे जो प्रीपेड का जो एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है इंश्योरेंस के ऊपर। देखो जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, हम बुक्स कब की बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की। ठीक है, आपने एक व्हीकल खरीदा, ठीक है, आपने व्हीकल परचेज किया, बुक्स तो आप अप्रैल में बना रहे हो, लेकिन आपने जो व्हीकल खरीदा वो आपने खरीदा जुलाई 2016 में। इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमेशा 1 ईयर के लिए पे किया जाता है, राइट। इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा 1 ईयर के लिए पे किया जाता है। तो जब व्हीकल परचेज करोगे आप जुलाई 2016 से जुलाई 2000 का पे करोगे। क्लियर। तो 2017 का पे करोगे जुलाई तक का। अब बुक्स कब तक की बना रहे हो, बुक्स बना रहे हो आप मार्च तक की। तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ्स और जुलाई, ये 4 मंथ्स ऐसे हो गए जो इंश्योरेंस एक्सपीरियंस आप पे कर चुके हो उसका, क्योंकि आपने पेमेंट तो जुलाई 2016 में ही कर दी थी, आप पे कर चुके हो, लेकिन आपने उसका बेनिफिट अभी नहीं लिया है, मतलब ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन आपने पे पहले ही कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका होगा कितने मंथ्स का, अप्रैल 2017 से लेकर जुलाई 2017। और यहाँ ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ 1 जुलाई ले रहे हो तो नेक्स्ट ईयर में 1 जुलाई से पहले क्या आएगा, 30 जून, तो यहाँ लिखोगे जून 2017, राइट। क्योंकि 1 जुलाई 2016 से एक मंथ जो स्टार्टिंग का लेते हैं उसकी फर्स्ट डेट होती है, और नेक्स्ट ईयर का 1 महीने पीछे की लास्ट डेट लेते हैं। बुक्स कंप्लीट करने के लिए पूरा 1 ईयर माना जाता है। अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ्स का एक्सपेंस ऐसा है जो आपका कौन से ईयर से रिलेटेड है, हम बुक्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो बुक्स के अकॉर्डिंग ये कब से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर 2017 से रिलेटेड है। तो अप्रैल 2017 से जून 2017 किस में शो किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर की बुक्स में शो होगा। तो ये इन बुक्स के अकॉर्डिंग क्या है, प्री पेड है, राइट। ठीक इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई ऑफिस का एम्प्लॉय कुछ अमाउंट एडवांस में ले जाता है, आपने उसको मार्च की सैलरी दे दी पहले ही, फेब में ही दे दी, तो फेब के मंथ में जो आप एक्सपेंस दिखाओगे वो आप पे तो कर दोगे, लेकिन आप साथ में ये लिख दोगे कि वो एक्सपेंस आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। और प्रीपेड एक्सपेंस अगर मान लो वो पर्सन काम छोड़ के चला जाता है तो वो आपके पैसे क्या करेगा, वापस करेगा। तो वो पैसे आपको वापस मिलने हैं तो वो आपकी क्या होगी, करंट एसेट होगी, क्योंकि इस अमाउंट को भी विद इन 1 ईयर रिसीव कर लिया जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज नोन एज करंट एसेट। नेक्स्ट आता है अर्नड इनकम। देखो अर्नड मीन्स अर्न कर ली, या हम इसी को बोलते हैं एक्रूड इनकम। अर्न कर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक्सपेंसेस में क्या था कि हम सर्विस देते थे, फिर हमें पेमेंट करनी पड़ती थी। अब इनकम कैसे मिलेगी, इनकम को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज जो है देनी पड़ेंगी, क्योंकि एक चीज़ देते हैं तो हमें दूसरी चीज़ मिलती है। अब आपको इनकम कब अर्न होगी, जब आप कोई काम करोगे, मीन्स जब आप कोई सर्विसेज दोगे। सपोज मैं एक टीचर हूँ, मैं तो हूँ ही टीचर, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज स्टूडेंट्स को देती हूँ, उसके बदले में मुझे वो क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। तो सैलरी मेरे लिए क्या है, इनकम है। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया, सैलरी बिजनेस के लिए क्या थी, वेजिस थी, वही सैलरी एम्प्लॉय के लिए क्या है, इनकम है। तो जो भी
मैंने जैसे इतना एग्जांपल लिया कि मैं एक टीचर हूँ और मैं सर्विसेज देती हूँ, तो बदले में मुझे क्या मिलती है, इनकम होती है। उस इनकम को क्या मैं बोलती हूँ, सैलरी। मतलब एक्सपेंस और इनकम में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, वही चीज़ एक्सपेंस हो जाती है, वही चीज़ इनकम हो जाती है। अगर हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, और अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो वो इनकम है। तो यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं अर्नड इनकम का। अर्नड इनकम कौन सी होती है कि हमने काम कर लिया लेकिन पैसे नहीं मिले। अर्नड इनकम या एक्रूड इनकम क्या होता है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इसी को आप क्या कह सकते हो, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब ड्यू हो चुकी है, मीन्स हम काम कर चुके हैं। और तीसरा आप क्या लिख सकते हो, सर्विसेज गिवन, ठीक है, बट नॉट रिसीव्ड। इसको, ये हमारी क्या होती है, अब देखो आपने काम कर लिया, पैसे नहीं मिले, पैसे मिलेंगे तो सही ना। अब मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, मेरे को अगर किसी बच्चे ने फीस, फेब के मंथ की फ़ीस मार्च में नहीं दी, ट्यूशन फीस फेब की, कब तक पे नहीं की, फेब में उसे पढ़ लिया मेरे पास, लेकिन मार्च में भी पे नहीं की, नॉट पे इन मार्च। तो मार्च में जो ये एक्सपेंस हो जाएगा मेरा क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे अर्नड इनकम। तो ये इनकम हमें मिलेगी इन फ्यूचर, तो ये हमारा क्या है, करंट एसेट है, राइट। नेक्स्ट आता है अनअर्न्ड इनकम। अब वर्ड आया अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब कमाई ही नहीं है। अब कमाते कैसे, जब कोई काम करते, इसका मतलब काम नहीं किया लेकिन मिल गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ वर्ड आएगा रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब सर्विसेज नहीं दी हैं लेकिन हमें रिसीव हो गई है। जैसे मुझे अगर ट्यूशन फीस की रिक्वायरमेंट है, और जनरली होता भी क्या है, ट्यूशन फीस हमेशा एडवांस में ली जाती है, या किसी एम्प्लॉयज़ को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो क्या कर लेगा, एडवांस में ले लेगा। जो बिजनेसमैन है उसके लिए एक्सपेंस है, एम्प्लॉय के लिए क्या है, वो इनकम है। तो वो इनकम जिस साल की इनकम होगी उस साल में तो ऐड होगी, लेकिन जो उसी साल में अगर वो अगले साल की ले गया तो वो क्या हो जाएगी, रिसीव्ड इन एडवांस। एग्जाम्पल कह सकते हो रेंट और सैलरी। जैसे अब आपके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने रेंट पे दिया है, रेंट पे दिया है, आप रेंट रिसीव कर लेते हो। रेंट आपने, वो पर्सन आया और आपसे बिल्डिंग का रेंट दे के चला गया फेब के मंथ का, ठीक है, जैन में ही दे देता है कि आप मेरे से फेब के महीने का रेंट ले लो, मैं 1 फेब को आऊँगा और उस बिल्डिंग में रहूँगा। अब उसे पे कब किया, पे किया जैन में, जैन में ही पे कर दिया। और आपने जैन में कोई उसको सर्विसेज तो देनी ना, अपनी बिल्डिंग तो यूज़ करने के लिए दी नहीं, पे कर दिया जैन में, लेकिन सर्विस जो थी सर्विसेज नहीं ली। तो जैन के मंथ में ये जो रेंट है क्या होगा, जैन के मंथ का रेंट क्या बोलेंगे उसको, प्रीपेड, जिसको आप कहते हैं। अब यहाँ पे प्रीपेड वर्ड की बजाय क्या आ गया, अर्नड इनकम, या आप इसको बोल देते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। सपोज करो अगर वो पर्सन उस रेंट को, मतलब उस बिल्डिंग को यूज़ करने से मना कर देता है, तो आपको वो पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। तो वापस करने पड़ेंगे तो इट मीन्स ये आपकी क्या हुई, लायबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। और ये कौन सी लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक्स में होती हैं लेकिन वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको रेंट का एग्जांपल बताया, अगर कोई रेंट दे जाता है तो हम उसको वापस नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपको पता ही होगा, लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग जो है कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, बुक के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं, वो इस ईयर के अकॉर्डिंग होती हैं।
इस ईयर के अकॉर्डिंग होती हैं कि मतलब हम बुक्स तो बना रहे हैं मार्च की, लेकिन मार्च के मंथ में हमने अप्रैल का रेंट ले लिया या मई का रेंट ले लिया। लेकिन हम जब आपको कराते हैं वो आपको इसलिए कराते हैं कि आप जो प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल हैं वो ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गुड्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। गुड्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा बिजनेस, सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, गुड्स वो होते हैं जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। अब गुड्स सबके लिए एक जैसे नहीं होते। फर्नीचर के शोरूम में फर्नीचर गुड्स होंगे, क्लॉथ के शोरूम में क्लॉथ गुड्स होंगे, ठीक इसी तरह से शूज़ के शोरूम में शूज़ क्या होंगे? गुड्स होंगे। अब देखो, शूज़ का शोरूम है, शूज़ के शोरूम में अगर फर्नीचर खरीदा जाता है तो वो फर्नीचर उसके लिए क्या होगी? फिक्स एसेट होगी। कपड़े के शोरूम में फर्नीचर खरीदा जाता है तो फर्नीचर क्या होंगे? गुड्स होंगे। लेकिन अगर वही फर्नीचर के शोरूम में खरीदा जाता है तो वो क्या होगा? गुड्स होंगे, क्योंकि वो उनको खरीद कर क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो गुड्स क्या हो जाएगा? थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स आर कॉल्ड गुड्स। एग्जाम्पल राइट किया हुआ है यहाँ पे, आप देख लेना। परचेजेस, अब वर्ड आया परचेज। परचेज वर्ड यूज़ होता है जब हम गुड्स परचेज करते हैं। अगर हम फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे मशीनरी परचेज की, उसमें परचेज अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा। जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे वहाँ ये आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है, परचेज और सेल ये दोनों टर्म यूज़ कब की जाती हैं? जब हम गुड्स को परचेज करते हैं या गुड्स को सेल करते हैं। परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड यूज़ होगा, सेल्स करेंगे तो सेल्स वर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न नेम से ही क्लियर है। परचेज मतलब परचेज किया हुआ, रिटर्न मतलब वापस करना। मीन्स जब बिजनेस गुड्स को परचेज करके रिटर्न कर देता है तो उसको हम अब रिटर्न किसको करेगा? जिससे उसने खरीदा। अब जिससे खरीदा वो कौन है? वो सप्लायर है। वो कौन है? सप्लायर है। और हम क्या हैं? कस्टमर हैं। हम क्या हैं? कस्टमर। यानी कि जब गुड्स रिटर्न किए जाते हैं सप्लायर को तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। अब देखो, बिजनेस जो है गुड्स खरीद के वापस दे रहा है, तो गुड्स बिजनेस से कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जाने को क्या बोलते हैं? आउट, राइट। तो परचेज रिटर्न का एक नेम और भी है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या नेम है? रिटर्न आउटवर्ड। सेकेंड आता है सेल्स रिटर्न। क्या आता है? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न भी किसके लिए होगा? गुड्स को रिटर्न करते हैं तो यूज़ होगा। मतलब आपके पास गुड्स रिटर्न होकर आते हैं। अब सेल्स रिटर्न में क्या है? सेल्स किया हुआ माल रिटर्न होना। मीन्स सेल्स आप कर रहे हो और आपके पास माल वापस आ रहा है। अब आप कौन हो गए? सप्लायर हो गए। जो वापस भेज रहा है वो कौन हो गया? कस्टमर हो गया। आपके कस्टमर ही तो आपको माल वापस करेंगे। तो अब इस केस में क्या है? सेल्स रिटर्न, आपके पास माल वापस आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, मीन्स इन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इन रिटर्न इनवर्स। कभी कभी बच्चों को नाम में कन्फ्यूज़न होती है तो आप इसको ऐसे ही याद कर से, आउट में बाहर जाता है, मीन्स जब आप खरीदा हुआ माल वापस करते हो। इन वर्ड में आता है यानी कि जब आपके पास बेचा हुआ माल वापस आता है। तो ये होगी आपकी बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है आपकी ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस के अंदर डेली इतनी सारी डीलिंग्स होती हैं, उन डीलिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। जैसे आपने किसी से उधार माल खरीदा, किसी को बेचा, किसी को पेमेंट की, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल है। यानी कि जितना भी लेन देन होता है वो क्या होती है? ट्रांजैक्शंस। डीलिंग्स ऑफ बिजनेस शॉर्ट में राइट किया है, गुड्स सोल्ड टू वाई, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कैश पेड टू क्रेडिट। ये सारी क्या है? आपकी ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल है। जब इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, नदर नोट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाती है? एंट्री बन जाती है, राइट। एंट्री व्हेन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक देन दीज बिकम्स एंट्री। तो अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, तो ये कैसे हुआ? ये आपको आगे चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। ये बुक में रिकॉर्ड करने का एक वे है। तो
तो ये बुक में रिकॉर्ड हो गई जब इस टाइप से, तो ये क्या बन जाती है, एंट्री बन जाती है। नेक्स्ट आता है एंटिटी। एंटिटी के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कैपिटल बताया था और ड्राइंग्स का मीनिंग बताया था, तो आपको बताया था कि बिजनेस को हम एक अलग यूनिट मानते हैं, बिजनेस एक अलग एंटिटी है, इसलिए हम बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या लेते हैं, अलग लेते हैं, और जो पर्सन बिजनेस चला रहा है और बिजनेस भी उसी का है, उसके घर के एक्सपेंसेस को हम क्या लेते हैं, अलग से लेते हैं। तो एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस यूनिट को बोला जाता है। तो एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही है, विच आर फॉर्म्ड फॉर अर्निंग यूनिट, यानी कि कोई भी ऐसी एंटिटी या एंटिटीज जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई गई है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटिटी। अब एंटिटी की आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑफिस, शोरूम, जैसे मैंने लिखा ABC ट्रेडिंग कंपनी, रिलायंस कंपनी, ठीक इसी तरह से जो टेक्सटाइल मिल है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके एंटिटी के एग्जांपल है। तो एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस यूनिट को बोलते हैं। बिजनेस यूनिट अलग होती है और प्रोप्राइटर अलग होता है। नेक्स्ट आता है आपका बैड डेब्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे पहले है आपका अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अब बिजनेस की स्टडी कर रहे हो, बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो, तो अकाउंट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। अकाउंट होता है एक टी शेप, अब अपने सिर्फ इतना याद रखना है, टी शेप फॉर्म में होता है ये, टी शेप फॉर्म में। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कैश अकाउंट, अब ये जो अकाउंट है इसके अंदर मैं सारी किसकी एंट्री करूँगी, कैश की ही एंट्री करूँगी। अगर मेरे पास कैश आएगा तो भी मैं यही लिखूँगी, कैश जाएगा तो भी यही राइट करूँगी। ठीक इसी तरह से आप डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हो, जैसे कैश अकाउंट बनाया, ठीक इसी तरह से आपका बनेगा परचेजिस अकाउंट। क्या बनेगा, परचेजिस अकाउंट। तो मतलब जो इन्हीं को अकाउंट्स बोलते हैं, और डिफरेंट अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक नेचर की, सेम नेचर की चीज़ें एक जगह पर कलेक्ट हो सके। अब सपोज करो आपको ये पता करना हो कि मेरे पास 100 कस्टमर है, मेरे उन 100 कस्टमर में से राम, मोहन, श्याम बहुत सारे हैं, राम ने कितना माल खरीदा और कितना मैंने उसको बेचा, तो मैं इसका रिकॉर्ड कहाँ से देखूंगी, वैसे नहीं ढूंढ पाऊंगी। लेकिन अगर उसका अकाउंट सेपरेट बना होगा तो मैं उसको इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगी, राइट। तो अकाउंट होता है टी शेप में, और जो इसकी डेबिट साइड होती है, अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड होती है, उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट से पहले मैं एक वर्ड बताऊंगी आपको, इंसॉल्वेंट। कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा कि वो जो उस बंदे का दिवाला निकल गया, ठीक है, और वो शहर छोड़ के भाग गया। वो क्या होता है, जब किसी को बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। लॉस कैसे, कि उसकी एसेट्स तो कम है, यानी कि जो भी उसके पास गुड्स पड़े थे, फर्नीचर पड़ा था, बिल्डिंग था, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। यानी कि लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि एसेट्स को सेल करने से भी उसके कर्जे नहीं उतरते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, कर्जे ही तो होते हैं। तो उसको बोलते हैं, उस पर्सन का, वो पर्सन क्या होगा, इंसॉल्वेंट होगा। तो इंसॉल्वेंट कब होता है, जब किसी पर्सन की एसेट कम हो और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो। तो इंसॉल्वेंट इफ़ अ बिजनेस यूनिट और अ पर्सन, देखो अगर कई लोग काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस यूनिट हो जाएगी, अगर वो अकेला बंदा काम कर रहा है तो उसको हम पर्सन भी बोल देते हैं। इफ़ अ बिजनेस यूनिट और अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू पे इज लाइबिलिटीज़, वो अपनी लाइबिलिटीज़ पे करने में एबल नहीं है, मीन्स उसकी एसेट्स तो क्या है, कम है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक इसी तरह से आता है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, अगर एक पर्सन की एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम है, मतलब वो एबल है अपने एक्सपेंसेस को पे करने में, उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिवालिया। क्या बोलते हैं, दिवालिया। और इंसॉल्वेंट का एक वर्ड और भी होता है, बैंकरप्ट। ठीक है, इंसॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ बात कर रहे थे कि किसी पर्सन की एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज़ क्या है, ज़्यादा है।
अब जो लेने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो उसके एसेट्स को बेचेंगे, नीलामी मतलब उस एसेट्स को नीलामी होगी, जितना पैसा आएगा वो जो है गवर्नमेंट के किसी एजेंट के द्वारा उसको क्या कर दिया जाए, उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया जाएगा। या वो पर्सन खुद भी ऐसा ही करता है कि अपना सब कुछ बेच के अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर देता है। तो उस केस में क्या होगा, पूरा पैसा आपको रिसीव नहीं होगा, तो आपका कुछ पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। यानी कि कभी कोई एक ऐसा डेटर या कस्टमर था, आपने उसको उधार माल बेचा, वो क्या बन गया, आपका डेटर। अगर आपके डेटर का, किसी एक डेटर का दिवाला निकल जाता है, मीन्स वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जो पैसा आपका डूब जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बैड डेब्ट्स। और ये आपके क्या होते हैं, लॉस होते हैं। तो बैड डेब्ट्स क्या हुआ, अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल, जो रिसीव नहीं होगा फ्रॉम कस्टमर या डेटर, दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपने गुड्स सोल्ड टू राम, आप ये कह दो कि राम से मुझे लेने थे 1 लाख के, मैंने उसको कितने के गुड्स सेल किए, 1 लाख के किए, और बट ओनली 80,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम, क्योंकि वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। राम बिकम्स, यहाँ आप लिख सकते हो राम बिकम्स इंसॉल्वेंट। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो लेने थे राम से 1 लाख, लेकिन मिले कितने, 80,000, उसकी एसेट में से 80,000 ही मिले, तो बाकी क्या हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ये आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स फाइनली फिनिश हो गई हैं। बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप अच्छे से समझें। अगर आपने ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियरली अंडरस्टैंड कर ली तो आपको अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, इसलिए मैं आपको बार बार गाइड कर रही हूँ। प्लीज़ बी केयरफुली अंडरस्टैंड दीज ऑल बेसिक टर्म्स। इफ़ you have any doubt, then you can comment in comment box and take your doubts. Thanks and have a nice day. जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। Stay home, stay safe.